हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, फॉर स्मूथ ट्रांजिशन हम लोगों को कुछ चैप्टर्स पहले पढ़ना चाहिए। क्लास 11 का जो मेन चैप्टर्स है उसको स्टार्ट करने से पहले, तो उसी के हिसाब से मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या क्या पढ़ना चाहिए। और जो मैंने चैप्टर नंबर 1 जो मैंने बताया था, लॉज ऑफ इंडिसेस, आज हम लोग वही पढ़ेंगे, लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग क्या करेंगे मैं पहले बता देता हूँ। हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरी देखेंगे, मतलब बेसिकली फार्मूलाज। लॉज ऑफ इंडिसेस में कुछ भी थ्योरी नहीं है, जस्ट कुछ फार्मूलाज है, और फार्मूलाज का एप्लीकेशन कैसे करते हैं इसको अच्छे से समझना है। और हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जो थ्योरी हम लोग, जो फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कैसे अप्लाई करना होगा रियल सिचुएशन में, मतलब रियल क्वेश्चंस में, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हम लोग को क्या करना है, कुछ फार्मूलाज पढ़ना है। देखो, बहुत ही बेसिक्स फार्मूलाज है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को पता है। अगर किसी को नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जान लो, क्योंकि आगे बहुत काम में आएगा। ठीक है, देखो, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, जो पहला वाला फार्मूला है, ये क्या बता रहा है, अगर दोनों का बेस अगर सेम है, मतलब जो माथे में है उसको बोलते हैं पावर, और जिसके माथे में है उसको बोलते हैं बेस। तो अगर दोनों का बेस अगर सेम है और दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो किसी भी जगह में लिखा है 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर हाफ। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 प्लस हाफ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको एलसीएम करोगे तो 7/2। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऐसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी जगह में मान लो कि लिखा है 2 टू दी पावर 5, इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं ना, 2 टू दी पावर 2 प्लस 3। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। अब देखो, वेरीफाई मैं कर देता हूँ। 2 टू दी पावर 5 का वैल्यू क्या होता है, 32। करके देख लो, 2 स्क्वायर मतलब 4, 2 क्यूब मतलब 8, 2 टू दी पावर 4 मीन्स 16 एंड 2 टू दी पावर 5 मीन्स 32। मतलब 2 अपने के साथ मल्टीप्लाइड है 5 टाइम्स। और अगर मैं इस RHS को देखूँ तो 2 स्क्वायर क्या होगा 4 और 2 क्यूब 8, 32। तो हो गया ना रिजल्ट वेरीफाइड। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आइदर 2 टू दी पावर 5 से इसको ऐसे ब्रेक करके, या तो दोनों मतलब क्वांटिटी अगर मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर डिवीज़न में रहेगा, जो सेकंड फार्मूला है, इसका भी सेम लॉजिक है। अगर मान लो किसी भी जगह में ऐसा लिखा है 2 क्यूब बाई 2 स्क्वायर, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अच्छा कुछ बढ़ा लेते हैं, कुछ मान लो ऐसे, क्योंकि ये बहुत आसान हो गया, 2 टू दी पावर 3 बाई 2 टू दी पावर माइनस हाफ। अब देखो, जब पावर ऊपर में जाएगा तो 3 माइनस हाफ तो हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 प्लस हाफ, मतलब 2 टू दी पावर 7/2। फिर से उसको एलसीएम करोगे तो आ जाएगा 7/2। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल्स टू a टू दी पावर mn। मतलब अगर पावर में अगर फिर से पावर रहेगा तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लो 2 क्यूब इसका होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6। ठीक है, अब देखो, इसको वेरीफाई करने के लिए देखो, 2 क्यूब का वैल्यू क्या होता है 8, और अगर 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 64। अब 2 टू दी पावर 6 का वैल्यू क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 6 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। सो आया ना 64। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर
दोनों में होल टू दी पावर एम है, जैसे ए बी होल टू दी पावर एम, इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम, सेम फार्मूला है जो पहले वाला है, मतलब कुछ ऐसा ही है। जैसे मान लो, अच्छा इसका भी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। मान लो किसी भी जगह में लिखा है 16 टू दी पावर, अच्छा 15 कर दो, मान लो 15 टू दी पावर 7, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखो 3 इंटू 5 अंदर में कर सकते हैं ना दोनों फैक्टर में, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, 3 टू दी पावर 7 इंटू 5 टू दी पावर 7। अब देखो इसका जो क्रिटिकल एप्लीकेशन है क्लास 11-12 लेवल में वो कैसे यूज़ होगा, क्योंकि इतना आसान तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। अगर किसी भी जगह में मान लो ऐसा कुछ लिखा है पी स्क्वायर इंटू क्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो पहले रूट ओवर का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ, तो पी स्क्वायर टू दी पावर हाफ इंटू क्यू टू दी पावर हाफ, तो इसको हम लोग स्क्वायर 2 कट जाएगा तो बेसिकली पी और इंटू क्यू टू दी पावर हाफ, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं पी रूट क्यू। सही है। चलो इसका और कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मान लो किसी भी जगह में ऐसा लिखा है रूट ओवर 2 टू दी पावर एम इंटू 3 टू दी पावर एन। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 2 टू दी पावर एम इंटू 3 टू दी पावर एन टू दी पावर हाफ, क्योंकि रूट ओवर का मतलब होता है हाफ। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, इसमें भी आ जाएगा m/2 इंटू 3 टू दी पावर n/2। ठीक है, तो इसका उल्टा डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी भी जगह में ऐसा है √3 इंटू √2, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, √3 इंटू 2 मतलब √6। ठीक है, ऐसे इसका एप्लीकेशन होगा। और देखो हमेशा ये चीज़ याद रखना, समथिंग टू दी पावर 0 इज़ ऑलवेज 1, समथिंग टू दी पावर 0 इज़ ऑलवेज 1। जैसे 2 टू दी पावर 0 का वैल्यू भी 1, 5 टू दी पावर 0 का वैल्यू भी 1, 1000 टू दी पावर 0 का वैल्यू भी 1, हमेशा कुछ भी। और कुछ अल्फ़ाबेट्स मान लो अल्फ़ा टू दी पावर 0 इक्वल्स टू, मतलब कुछ भी नंबर ले लो, अल्फ़ाबेट का मतलब अल्फ़ा नहीं होगा, ABCD। सो मान लो कि b टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो कुछ भी अगर बेस में तुम कुछ नंबर को डालो और पावर में कुछ डालो तो अल्टीमेटली उसका आंसर हमेशा होता है 1। अच्छा अभी देखो जो मतलब जिस मैंने जब बेस वर्ड को यूज़ किया ना, देखो किसी भी जगह में ऐसे लिखा है मान लो a टू दी पावर x, जो a है इसको बोलते हैं बेस और जो x है इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। चलो इतना ही थ्योरी था और कुछ नहीं है, जस्ट इसको अप्लाई करना है। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किया है जो आगे काम में आ सकता है। ठीक है, मैंने कुछ बेकार का क्वेश्चन नहीं लिया, मतलब बहुत आसान तरीके का क्वेश्चन जो क्लास मतलब 9-10th स्टैंडर्ड का है, ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया। थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो सॉल्व करना तुम लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आगे काम में लग सकता है। ठीक है, अब देखो जो पहला है क्या पूछा है, फाइंड x इफ क्यूब रूट ऑफ 2/3 टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू 27/8। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो LHS है ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 टू दी पावर 1/3, क्योंकि जो क्यूब रूट है ना, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, जो क्यूब रूट है इसका मतलब होता है टू दी पावर 1/3 और होल टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू 27/8। अब देखो इसको हम लोग पावर में मल्टीप्लिकेशन, जो फार्मूला नंबर क्या था, फार्मूला नंबर मतलब ए वाला फार्मूला, इसको अप्लाई कर सकते हैं ना, a टू दी पावर mn। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 2/3 टू दी पावर x माइनस 1/3। अब देखो जो राइट साइड है ना उसको भी 2/3 में कन्वर्ट करते हैं। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 क्यूब बाई 2 क्यूब, सो 3/2 होल टू दी पावर 3। दोनों में 3 कॉमन है ना, जो फार्मूला था ना, मैं जस्ट एक बार लिख देता हूँ, a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m, इसको हम लोग लिख सकते हैं a/b होल टू दी पावर m। ठीक है, तो इसके हिसाब से 3/2 होल टू दी पावर 3, इसका फार्मूला क्या था इधर, हाँ था, मैंने बताना शायद भूल गया, a/b होल टू दी पावर m इक्वल्स टू a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m। ठीक है, तो इसको अप्लाई करना है। अब देखो
LHS में क्या है 2/3 और RHS में क्या है 3/2, दोनों का बेस सेम करेंगे तो ही पावर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2/3 टू दी पावर x माइनस 1/3 इक्वल्स टू, अगर इसको हम लोग 2/3 करेंगे ना तो इसका पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, मतलब -3। इसको भी तुम पढ़ लो, अगर x टू दी पावर -1 होता है इसका मतलब होता है 1/x, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको कैसे किया देखो, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर किसी को तकलीफ हो रहा है। पहले मैंने इसको लिखा 1/2/3 टू दी पावर 3। अब देखो 1/x क्या होता है x टू दी पावर -1, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा 2/3 टू दी पावर -1 टू दी पावर 3। अब पावर में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, सो 2/3 टू दी पावर -3। अब दोनों का देखो बेस सेम हो गया ना, दोनों का बेस सेम है तो क्या बन जाएगा x माइनस 1/3 इक्वल्स टू -3। सो x माइनस 1 इक्वल्स टू -9। सो x इक्वल टू हो जाएगा -8। बस इतना ही था। तो बेसिकली क्या करना है तुम लोगों को अच्छे से समझना है कि हम लोग को करना क्या है। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड में बेस को सेम करना है, क्योंकि पावर में x है तो पावर को हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व 2 टू दी पावर 2x प्लस 2 टू दी पावर x प्लस 2 माइनस 4 इंटू 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 0। तो अगर, क्योंकि अब मैं इस टाइप का क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आगे कभी भी ऐसा होगा हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में एक स्टेप आएगा कुछ इस पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन जैसा, और उसको हम लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। और स्पेशली जब तुम जेई टाइप का क्वेश्चन करोगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो फॉर जेई स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स में भी काम में नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बोर्ड्स में भी बहुत काम में आता है। देखो नेक्स्ट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x होल टू दी पावर 2, क्योंकि पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसको रिवर्स किया। अब देखो इसको अलग अलग कर सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर x, और इसको मैं कर रहा हूँ 4 इंटू 2 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 8। इसको खोल रहा हूँ जस्ट। अब देखो इसको मैं और एक लाइन लिख रहा हूँ 2 टू दी पावर x होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 32 इक्वल टू 0। देखो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कैसे करा, जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे देखा कि 2 के पावर में x कुछ कॉमन जैसा लग रहा है ना, मतलब जो पूरा जो इक्वेशन है ना उसमें 2 टू दी पावर x कुछ कॉमन क्वांटिटी है, तो इसलिए पूरा इक्वेशन को मैंने 2 टू दी पावर x का टर्म में लिखा। अब मैं क्या करूँगा, लेट 2 टू दी पावर x इक्वल टू ले लूँगा t, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 32 इक्वल टू 0। अब देखो एक t का क्वालिटी बन गया ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर क्वालिटी या मिडिल टर्म कुछ भी हो जाएगा, क्वालिटी तो ऑब्वियसली है बट इसको हम लोग शायद मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका 2 फैक्टर है 8 और 4। सो प्लस 8t माइनस 4t, सीधर का फार्मूला भी तुम अप्लाई कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, कोई चिंता करने का बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, अगर से इधर से मैं t कॉमन लेता हूँ, सो t प्लस 8 माइनस अगर 4 कॉमन लेंगे सो t प्लस 8, ठीक है। अगर किसी को मिडिल टर्म में दिक्कत है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा। 32 जो नंबर है इसका मैंने फैक्टर चेक किया, तो मैं कैसे करता हूँ, मैं पहले 2 से स्टार्ट करता हूँ, तो 2 और 16 इसको मिला के 4 आना चाहिए प्लस माइनस करके, तो कभी नहीं आ सकता। फिर 3 से तो डिविजिबल नहीं है, फिर 4 इंटू 8, तो ये दोनों में तो इजीली माइनस करोगे तो आ जाएगा। ऐसे मैं चेक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं जो क्लास 10 में तुम लोग सीखे हो, इसको ऐसे ऐसे करते हो ना, ये बहुत ही लेंदी बनता है। ऐसे ऐसे करते हो फिर ढूंढते रहते हो कि कौन सा पेयर में मैच करेगा। बट मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम सेव करने के लिए हम लोग को कैसे करना चाहिए, और ऐसे हम लोग क्लास 11 में जा रहे हैं, थोड़ा सा तो एडवांस स्टडी करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी पेयर दिया रहेगा लास्ट जो नंबर है उसको हम लोग 2 पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको 2 इंटू 16 पहले ट्राई किया, देखा कि ये तो बहुत गैप तो दोनों में बहुत ज़्यादा है, प्लस करके भी नहीं आ सकता माइनस करके भी नहीं आ सकता, तो फिर मैंने ऐसे आगे बढ़ा तो मुझे मिल जाएगा। ऐसे जनरली ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील नहीं होता, मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। अब देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, t प्लस 8 इंटू टी माइनस 4, 2 फैक्टर आ गया। अब देखो इधर से 2 चीज़ हो सकता है,
टी इक्वल टू -8 और टी इक्वल टू 4। अब देखो 2 टू दी पावर x का वैल्यू क्या है, क्योंकि t क्या है 2 टू दी पावर x, सो -8 और 2 टू दी पावर x इक्वल टू 4। आप देखो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ और कान खोल के सुन लो, क्योंकि बहुत आगे काम में आएगा। क्या है, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि देखो क्या है 2 टू दी पावर x जो है ना, हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ रहे हैं, बट इसका जो मेन फंडा हम लोग को आगे काम में आएगा। इस पर्टिकुलर टाइप का जो फंक्शन होता है ना, जिसके पावर में कुछ वेरिएबल बैठ के रहता है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब जब हम लोग फंक्शन चैप्टर में जाएंगे तब मैं बताऊंगा, बट थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया। ए टू दी पावर एक्स वाला जो तुम्हारा फॉर्मेट है ना, जो चेहरा है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लिख लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, कभी भी ए का वैल्यू नेगेटिव हम लोग नहीं लेते हैं। अब देखो क्लियरली जो 2 है तो ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब जो ए का वैल्यू है, तो इसका कभी ना, इसका जो आंसर आएगा कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा। 2 टू दी पावर x जो कभी कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए टू दी पावर x, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, कभी 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, कभी 0 नहीं आएगा। तुम x के जगह में जो मर्जी डाल दो, कभी वो 0 नहीं आएगा, हमें तो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए 2 टू दी पावर x इक्वल टू -8 ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इसका कोई आंसर नहीं आएगा। सो 2 टू दी पावर x इक्वल टू 4, इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो x आ जाएगा 2। जो अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा, इसमें से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात निकल कर आया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, ठीक है ना। और जो a है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये आगे बहुत काम में आएगा, इसको अच्छे से नोट करके लिख लो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 2। बस हम लोग को इतना ही काम था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा गया, देखो। और एक मैं बेसिकली क्लास में मैं क्या करना चाहता हूँ, डिफरेंट टाइप्स का जो क्वेश्चन है मैं उसको तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ, कि आगे तुम लोग को बहुत आसान बन जाए, ठीक है। देखो, if a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z and b square equal to ac, then prove that y equal to 2xz by x plus z। इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो तरीका क्या है, देखो हम लोग क्या करते हैं, जब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले इसको k ले लेते हैं, ठीक है। चलो मैं करके दिखा रहा हूँ। लेट a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z equals to एक कांस्टेंट k। अब देखो जो एक रूल जो है मैं एक बार बता देता हूँ। अगर मान लो किसी भी इक्वेशन है ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू बी, तो इधर से हम लोग ए इक्वल टू लिख सकते हैं बी टू दी पावर 1/x, जो मैंने पहले नहीं बताया, क्योंकि सारा फार्मूला एक साथ में अगर बता देंगे तो उतना इफेक्ट नहीं होता है जितना तुम क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में उसको यूज़ करने के टाइम जब तुम सीखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो अब देखो इसके हिसाब से ए का वैल्यू क्या आएगा, के टू दी पावर 1/x, बी का वैल्यू क्या आएगा, के टू दी पावर 1/y, और सी का वैल्यू क्या आया, के टू दी पावर 1/z। क्लियर। अब हम लोग का काम क्या है, जो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी वाला जो इक्वेशन है उसमें इसको डालना है, एज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सो बी स्क्वायर के जगह में क्या डालूंगा, के टू दी पावर 1/y होल स्क्वायर, ए के जगह में के टू दी पावर 1/x, के टू दी पावर 1/z। अब देखो के टू दी पावर इसका पावर में मल्टीप्लिकेशन और इसका बेस सेम है तो पावर पावर एडिशन। अब दोनों साइड में अगर बेस सेम हो जाएगा तो क्या होगा, जो पावर है वो इक्वल हो जाएगा। सो 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको जस्ट हम लोग को एलसीएम करना है तो आंसर आ जाएगा। सो 2/y इक्वल टू xz, z प्लस x। अब इसको साइड चेंज कर दो, मतलब इसको ऐसे कर दो, y/2 रेसिप्रोकल कर दो पहले, xz बाई x प्लस z, और अब 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो
तो देखो तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान सवाल था, बट ट्रिक आना चाहिए, कैसे इसको सॉल्व करना है, प्रोसेस आना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग जब सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11 का, उसमें हम लोग को जब एपी का क्वेश्चन रहता है या जीपी का क्वेश्चन रहता है, तो उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जब इसका यूज़ करने का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो, इफ़ 4 to the power x इक्वल टू 8 to the power y इक्वल टू 16 to the power z, देन x इज टू वाई इज टू जेड का वैल्यू क्या होगा। देखो जस्ट सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ाया था, तो इसको अप्लाई करना है। पहले मैं एक काम करता हूँ, सारा का जो बेस है ना तो 2 में ले जाता हूँ, क्योंकि 2 सबका कॉमन नंबर है। सो इसको लिख सकते 2 to the power 2x, अब तो तुम लोग समझ गए हो। इसको 2 to the power 3y और इसको 2 to the power 4z, और इसको मैं ले रहा हूँ लेट इक्वल्स टू k। सो 2x इधर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा k लेने का जरूरत नहीं है, सॉरी, क्योंकि इसमें तीनों का बेस सेम है ना, तो हम लोग इधर से लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z। इसके बाद k लेंगे। ठीक है, तो लेट लाइन को इधर ना लिख के इधर लिखो, इसके बाद लेट इक्वल्स टू k। तो पहला वाला स्टेप क्या था, इसको जस्ट 2 में कन्वर्ट किया तो सबका बेस सेम हो गया, तो उसको बेस को उड़ा दिया, पावर को इक्वेट कर दिया, जो नॉर्मल रूल है। अगर दोनों साइड का बेस सेम होता है तो उसका पावर इक्वेट कर सकते हैं, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इधर से हम लोग x को लिख सकते हैं k/2, y इक्वल्स टू k/3 और z इक्वल्स टू k/4। अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा, x इज टू वाई इज टू जेड। सो x इज टू वाई इज टू जेड क्या होगा, k/2 इज टू k/3 इज टू k/4, k उड़ा दो। अब देखो इसको हम लोग को फ्रैक्शन से मतलब होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे आसान रूल क्या है, 2, 3 और 4 का जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर दो हर एक क्वांटिटी को। सो 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो अगर 12 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा 6:4:3। देख लो, आई थिंक तुम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन था, तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या पूछा गया, सॉल्व एक्स एंड वाई का सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन दे दिया और तुम लोग को सॉल्व करके एक्स एंड वाई निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पहला वाला जो इक्वेशन है ना वो बहुत ही बेसिक क्वांटिटी में है, मतलब प्राइम नंबर में है ना 3 और 2। बट जो सेकंड क्वांटिटी है इसको हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, इसको लिख सकते हैं 2 to the power y होल स्क्वायर माइनस 3 to the power x होल स्क्वायर इक्वल टू 7। अब देखो इसका 2 फैक्टर हो गया ना, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आ गया। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आई थिंक तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में 3 to the power x प्लस 2 to the power y का वैल्यू दिया हुआ है, इसको यूज़ कर लो 7। सो 7 इंटू 2 to the power y माइनस 3 to the power x इक्वल टू 7, तो कट जाएगा ना। सो 2 to the power y माइनस 3 to the power x इक्वल टू 1। सो इक्वेशन नंबर मान लो 3, और जो पहले दिया है इसको मान लो 1। ठीक है, अब देखो इसके नीचे मैं 1 को लिखता हूँ। सो 2 to the power y प्लस 3 to the power x इक्वल टू 7। हम दोनों को ऐड कर दो, 3 to the power x हट गया तो तुम्हारा कम बन गया 2 इंटू, क्योंकि दोनों टाइम है ना 2 to the power 2 बार आ गया, तो 2 इंटू 2 to the power y इक्वल टू 8। इसको 2 से काटो, सो 4 मतलब इसका फिर बेस सेम कर दो, तो 2 स्क्वायर। सो y आ गया 2। काफ़ी आसान है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या, y आ गया तो x को निकल जाएगा ना, पहला वाला इक्वेशन में डाल दो इधर। सो 3 to the power x प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 7। सो 3 to the power x इक्वल टू 7 माइनस 4 मतलब 3। 3 to the power 1 भी कह सकते हैं इसको। सो x इक्वल टू 1, तो इसका भी आंसर आ गया। अब तुम चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, पहला वाला इक्वेशन में डाल कर देख लो 3 to the power 1 का वैल्यू क्या होगा 3, और 2 स्क्वायर का वैल्यू 4 मतलब 7। दूसरा में डाल के देख लो 4 to the power y मतलब 4 to the power 2, 16 माइनस 9 to the power 1 मतलब 9। सो 16 माइनस 9 भी 7 होता है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा स्पेशल तो होना चाहिए। देखो इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x √3 + √2 टू द पावर x + √3 - √2 टू द पावर x = 10। इसमें x का वैल्यू निकालना है। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जेई स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखें कि जो क्वालिटी इक्वेशन है जेई में या थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, उसमें बहुत सारा टाइम इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इससे लेवल अच्छा हो सकता है, बट जो बेस कॉन्सेप्ट है सेम होगा। देखो इसमें हम लोग को क्या करना है, पहले समझना है, क्वेश्चन को देख के पहले आइडेंटिफाई करना है। ऐसे देखो क्वेश्चन देख लिया और सॉल्व करने लग गया, ऐसा नहीं होता है। पहले थोड़ा सा स्टॉप दे के देखो क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्लास 10th लेवल और 11th लेवल का जो मेन डिफरेंस है ना, जो क्वेश्चन मैंने अभी दिया ये बिल्कुल 11th लेवल का है, 10th लेवल का नहीं है, ठीक है। अब देखो 10th लेवल में क्या होता है कि हम लोग के पास पूरा जो चैप्टर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो बहुत कम होता है, तो बहुत अच्छे से दिमाग में रहता है, और जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएशन है ना क्वेश्चंस का बहुत कम है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है एप्लीकेशन करने में। बट क्लास 11 का जो सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, क्लास 11 में बहुत सारा कंसेप्ट हम लोग को याद रखना पड़ता है और उसको सही तरीके से अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो इसके लिए मैं हमेशा तुम लोगों को बोलूँगा, कभी भी तुम कोई भी क्वेश्चन जब देखोगे ना तो पहले थोड़ा सा रुको, पहले थोड़ा सा सोचो कैसे इसको प्रोसीड करना है, थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, ठीक है। मतलब पहले कुछ टाइम इसके लिए रखो कि सोचने के लिए क्या करना क्या है। ऐसे कुछ देख लिया और कुछ सॉल्व करने लग गया, ऐसा कोई तरीका नहीं होता। इसमें क्या होता है, कुछ टाइम के बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ पूरा बिल्कुल गलत है, और ऐसे काट करोगे फिर टाइम बर्बाद, है ना। तो इस हैबिट को पहले छोड़ना होगा। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि कभी कभी हम लोग गलत ट्रैक में जाएंगे, काटेंगे, ये प्रोसेस है, ऐसे ऐसे हम लोग सीखेंगे ना धीरे धीरे। बट उससे पहले थोड़ा बहुत सोचो, जो भी लिखोगे ना लिखने से पहले थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। अब देखो क्यों मैं इतना बार बार दिमाग लगाने का बात कर रहा हूँ, जो नंबर बीच में बैठा है ना ये दोनों के बीच में कनेक्शन है, और जो तुमको पता है अगर तुम थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ना तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम करके आए हो क्लास 9 में या शायद कोई भी क्लास में तुम करके आए हो। उस चैप्टर का नाम क्या था, रैशनलाइजेशन। क्योंकि देखो दो नंबर जो है ना इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देखो मैं कैसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मैं दिखाता हूँ। लेट मैं पहले इसको ले लेता हूँ √3 + √2 इक्वल्स टू मान लो a, ठीक है। अब देखो अब मैं निकालूंगा 1/a क्या होगा। सो 1/a क्या होगा, 1/√3 + √2 होगा, कोई डाउट नहीं है। अब इसको रैशनलाइज करते हैं तो उल्टा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, क्योंकि नीचे कोई रूट ओवर वाला टर्म ना रहे, इसके लिए मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, √3 - √2 नीचे a² - b² हो जाएगा ना, तो 3 - 2 मतलब 1, तो आ गया √3 - √2। तुम लोग को खाली यही ऑब्जर्वेशन देखना चाहिए था और कुछ नहीं। अगर किसी ने इसको देख लिया, एक बार देखने का हैबिट बना लिया, तो उसका क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा, अदरवाइज तुम बैठ के रह जाओगे एग्जाम में, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लूँ तो इधर से एक ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने अभी दिखाया इसके हिसाब से हम लोग इसका टू दी पावर x को ही ले लेते हैं a, तो a का पूरा इक्वेशन बन जाएगा ना। तो इधर से 1/a क्या हो जाएगा, टू दी पावर x, इसको हम पूरा का भी टू दी पावर x बोल सकते हैं, इसका भी टू दी पावर x बोल सकते हैं। अच्छा फर्स्ट ब्रैकेट दो इसको। अब देखो जो इंटरेस्टिंग बात क्या आ गया, टू दी पावर x, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इस लाइन है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं a + 1/a = 10। अच्छे से देख लो, मुझे लगता है कि तुम लोग समझ गए हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या होगा, देखो इसको स्क्वायर कर दो, सो a² + 1 = 10 है। जस्ट एलसीएम किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक क्वालिटी की इक्वेशन बन गया ना, a² - 10a + 1 = 0। थोड़ा बहुत तो क्वालिटी करके आए हो ना, तो सीधे का फॉर्मूला लगा दो, a = -b, b बोले तो
देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब तुम समझ लो कौन क्या है। ए इक्वल टू इधर है ए का वैल्यू क्या है इसमें, एक्स का वैल्यू ए है इसमें, ठीक है ना। जो वेरिएबल है वो एक्स की जगह में ए बैठा है, और ए के जगह में बैठा है 1, और बी के जगह में बैठा है -10, और सी के जगह में 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -b मतलब 10 प्लस माइनस √b² मीन्स 100, -4ac मतलब -4/2 है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस √96/2, ठीक है। आ गया समझ। नेक्स्ट देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √96 जो है ना उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 × 4 मतलब 16 × 6/2। तो अब हम लोग इसको दोनों बार 4 है ना, तो इसको बाहर 4 निकाल सकते हैं रूट ओवर का जो प्रोसेस है, क्योंकि उसके 2 फैक्टर है ना रिपीटेशन, और फिर 2 को कॉमन लेके काट सकते हैं। तो 5 ± 2√6। आई थिंक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो ए क्या है, √3 + √2 यही तो है ना ए। पहले प्लस लेके करते हैं, सो 5 + 2√6। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, क्योंकि हम लोग को ज़बरदस्ती इसके साथ मैच कराना है ना, तभी तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। दोनों का बेस को इक्वल करेंगे तभी ना पावर में कुछ कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी होगा। इस लाइन में तो कुछ नहीं कर सकते ना। अब अगर इसको अच्छे से देखोगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 2√6 जो है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × √3 × √2। और जब हम लोगों ने इसको देखा ना तो दिमाग में एक आइडिया आ गया, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, तो आ गया ना 5। तो देखो मेरा एक मैच हो गया ना, a² + 2ab + b²। अब इसको हम लिख सकते हैं √3 + √2 ठीक है। अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया ना, अगर दोनों का बेस सेम हो गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ x = 2, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो माइनस वाला भी तो करना है ना, उसको भी तो लेना है, उसका क्या दोष है, नहीं तो गुस्सा करेगा ना कि मुझे क्यों छोड़ दिया भाई। अब देखो √3 + √2 x = 5 - 2√6। अब इतना तो तुम लोग को समझ में आ गया ना कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3² + √2² -2 × √3 × √2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 - √2 का स्क्वायर। अब देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा जो √3 - √2 है, इसको हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 1/√3 + √2, क्योंकि ये दोनों नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जो मेरा पॉइंट पहले मैं बताना चाह रहा था, दोनों नंबर के बीच में जो कनेक्शन है एक दूसरे का रेसिप्रोकल, ठीक है। एक कनेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा जब इस टाइप का, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन जब तुम लोग देखोगे ना, तो इस चीज़ को दिमाग में रखना, जो नंबर अंदर में दिया रहेगा वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए, तब ये पूरा प्रोसेस अप्लाई होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आँख कान खोला रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख कर सकते हैं, नेक्स्ट देखो इसको हम लोग कर सकते हैं √3 + √2 (1), क्योंकि देखो 1/x वाला कुछ फॉर्मेट आ गया ना, तो x⁻⁻1। तो अब देखो दोनों का बेस अगर सेम हो गया तो x = क्या होना चाहिए, -2 होगा ना, क्योंकि इसका पावर में स्क्वायर है, वो मैं लिखना भूल गया क्योंकि उधर चला गया था। तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। सो x = -2। काफ़ी अच्छा सवाल था ये बेसिकली जेई लेवल का सवाल था, ठीक है ना। तो तुम लोग एक जेई लेवल का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो इसका 2 आंसर आ गया, x = +-2, ठीक है। अब देखो पूरा चैप्टर का मैंने बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करके जेई लेवल तक तुम लोगों को पढ़ा दिया। मतलब जेई लेवल का मतलब है ऐसा नहीं है कि जेई में ही पूछेगा, जेई में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ जेई लेवल, ठीक है। बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि जेई में लॉज ऑफ इंडिसेबल कोई चैप्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैथ्स का तो यही सबसे अच्छा चीज़ है ना, तुम बचपन से जो भी पढ़ते हो सब कुछ काम में आ जाता है जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली सब कुछ काम में आएगा। तो इसलिए आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया कि
क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे थ्योरी पढ़ना पड़ता है, तब हम लोग आगे जाके क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखो, मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुम लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ। मेरा क्लास तो हो गया, जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। जो मेरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अभी तुम लोग 10th दे के 11th में आए हो। मैं आशा करता हूँ जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहा हो, इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स 10th दे के अभी 11th में आया हो। अब देखो, तुम लोगों को जो हैबिट नहीं है, तुम लोग को क्या है ना कि 10th लेवल में क्वेश्चंस आसानी से हो जाता था। अभी 11th में आके सबसे पहले जो प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा, उतना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मतलब तुम अपने आप से नहीं कर सकते मैक्सिमम टाइम, ठीक है ना। तो इसमें डीमोटिवेट होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सारा चीज़ नया है, बहुत कुछ चीज़ जो तुम लोग नया सीखोगे, तो इसके लिए कुछ टाइम अपने आप को देना चाहिए। इसमें सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं इस लेवल का लेवल के लिए बना हूँ कि नहीं बना हूँ। बहुत सारा टाइम तुम लोगों को फीलिंग्स आएगा अंदर से, शायद जो मैथ्स 11-12 का है वो मेरे से नहीं होगा, ये मेरा लेवल के हिसाब से बहुत हाई है, मैं इससे बहुत नीचे हूँ, मेरा उतना कंसेप्ट नहीं है, मेरा उतना इंटेलिजेंस ही नहीं है। ऐसा बहुत सारा बेकार का जो ख्याल होता है वो दिमाग में आएगा, और ये काफ़ी नेचुरल भी है। ऐसा होगा, ये नेचुरल होता है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी तुम लोगों को अपने के ऊपर बिलीव रखना है कि थोड़ा सा टाइम अगर हम लोग इसके ऊपर स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा टाइम इसको देंगे, तो हम लोग रिटर्न में मिलेगा, रिटर्न में हम लोग कर पाएंगे। बट इसके लिए थोड़ा सा टाइम देने का ज़रूरत है, और अपने आप के ऊपर पेशेंस रखना है, ठीक है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट यही है, अगर इस टाइप का ख्याल तुम लोगों को आ रहा है तो बिल्कुल चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल ख्याल है। सारा स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी 10th दे के 11th में आया है, पढ़ा है, सबको इस फीलिंग्स होता है, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा सोचने का ज़रूरत नहीं है। बट तुम लोग को क्या करना चाहिए, जो तुम लोग सीख रहे हो ना, जो तुम देखो, जैसे मैंने आज क्लास में मैंने जो पढ़ाया, अब इसको क्या करना है तुम लोग को घर में। पहले जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो उसको अच्छे से कॉपी करना चाहिए, ये तो पहला स्टेप है। क्योंकि ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, अच्छा मुझे तो लॉस ऑफ इंडिसेस आता है ना, बहुत हम लोग किए हैं क्लास 9 में या जो भी क्लास में था, जिसका जो भी बोर्ड था उसके अकॉर्डिंगली जिस क्लास में था तुम किए हो। और तुम लोग को ऐसा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि हम लोग को आता है तो इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। भाई लिखो, थोड़ा सा लिखने में क्या जाता है, आता है तो फिर भी तुम एक बार उसको रिवाइज़ कर लिया और भी अच्छा हो गया ना। तो ये पहला बात है। और दूसरा बात है कि जब तुम, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया, एक काफ़ी पूरा क्लास के हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल इसका अच्छा खासा था, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब तुम घर में इसको कैसे रिवाइज़ करना चाहिए, देखो मैं कभी ऐसा नहीं मानता हूँ कि जो टीचर पढ़ा दिया उसको घर में कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने जब क्लास में इसको समझाया या पढ़ाया, जो मैंने सॉल्व किया, तुम लोगों ने भी मेरे साथ सॉल्व किया है ना। मुझे तो यही लगता है कि तुम लोग भी किए हो, बाकी तो ऊपर वाला जानता है। अब देखो नेक्स्ट तुम लोग को क्या करना है, जब इसको घर में करो ना, तो घर में जब इसको प्रैक्टिस करोगे तब ऐसे सोचना है कि तुम क्लास में जो भी पढ़े थे सब कुछ भूल गए हो, खाली तुम्हारे पास जो फार्मूलाज हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो तुम्हारे दिमाग में है। थोड़ा थोड़ा तो तुम भूल जाओगे, बट ठीक है, मैक्सिमम चीज़ याद है। उसको यूज़ करके तुम लोग ट्राई करो अपने हिसाब से। क्वेश्चन कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं, तुम्हारा एग्जैक्टली कौन सा जगह में प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा फील होगा कि मुझे समझ आ गया बट कुछ स्टेप्स के बाद मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा होगा कि बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जब मैंने समझाया था तब तो सब कुछ समझ में आ गया था, बट जब खुद से कर रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे करना है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम है ना, ये डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट जगह में होगा। कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स कॉमन है जो सबके लिए सेम होगा, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम डिफरेंट सिचुएशन के लिए, डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि सबका अप्रोच अलग अलग है ना। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा घर में इसको ना देख के अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो, अपने हिसाब से दिमाग लगाओ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या इसका तरीका हो सकता है,
सोचो। थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर क्लास 11 12th लेवल मैथ्स में अच्छा करने का, और जो बिल्कुल आज का डेट में गायब है। इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत कम मार्क्स आता है, बहुत डर रहता है कि अच्छा नहीं होगा। बट मूल जो मेन बात है, जो रूट मतलब जो बात है, उसमें मैं यही बोलूँगा कि तुम लोग ट्राई करो अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक बार टीचर के पास क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। टीचर ने जो पढ़ाया उसको रिकॉल नहीं करना है। टीचर अभी तुम इसका गलत मतलब मत बनाओ, मेरा कहने का मतलब यही है, टीचर ने जो समझाया उसको तुम याद करो, उसको तुम रिकॉल करो। बट टीचर ने जो जो स्टेप्स लिखा, जो जो किया, उसको तुम कॉपी पेस्ट नहीं करो, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है, तुम्हारा दिमाग में पूरा टीचर का आइडिया घुस जाएगा। टीचर ने जो जो किया है वही तुम उसको रट्टा मारना चालू कर देंगे कुछ टाइम के बाद। क्योंकि देखो अभी तो बहुत आसान चल रहा है ना, कुछ टाइम के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट आएगा, तब तुम लोग क्या करोगे, गिव अप कर दोगे। और तुम लोग को लगेगा कि टीचर तो कर रहा है ना, छोड़ो, क्या दिमाग लगाना है उसको, कॉपी पेस्ट करो, काम ख़त्म करो, बस जल्दी जल्दी हो जाएगा। कुछ स्टेप्स तो याद ही कर लेंगे और कुछ तो प्रैक्टिस करके हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आज तुम लोग को शायद मेरा बात उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, या आएगा तो तुम उतना ध्यान नहीं देंगे। बट 6 मंथ के बाद तुम लोग को पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ आज का डेट में वो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ओनली 6 मंथ चाहिए। चलो ठीक है, जो भी है, मैं आशा करता हूँ तुम लोग मेरा बात सुनोगे और मैं जैसे बोला ऐसे तुम लोग करोगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम तुम लोग फेस कर रहे हो, या जो भी तुम लोग को डाउट्स है, जो भी तुम लोग पूछना चाहते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछो। और साथ में तुम्हारा अगर कुछ प्रेफरेंस है, कुछ देखना चाहते हो मेरा चैनल पर, कुछ पर्टिकुलर मतलब टॉपिक का वीडियो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ। मैं ट्राई करूँगा जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है ना, सब मिल के देखना है, ठीक है। चलो बाय।